अंजलि अपने कमरे में परेशान हालत में इधर से उधर घूम रही है। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में कुछ टटोल रही हैं। स्वास्तिका पास खड़ी है। वो उसे ऐसे परेशान देखकर उदास होती है। वो अंजलि को कुछ कहना चाहती है। तभी अंजलि उसके सामने रुकती है। वो बोलती है, मैं विवान को खुद से दूर नहीं होने दे सकती यार। हम ऑलरेडी मिसिंग हिम। उसकी आंखों के कोने भीगने लगते हैं, जिसे देखकर स्वास्तिका बेचैन होती है। वो अंजलि से कहती है, हिम्मत रख अंजलि, विवान तेरा बेटा है। उसे तुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये रिया रोक रही है ना? अंजलि तपाक से बोलती है। विवान के साथ बिताया समय याद करते ही उसकी आंखें फिर भीग जाती हैं। विवान को लगी चोट के बारे में सोचते ही उसका दिल भारी होने लगता है। कैसे वो मुझ पर अपनी कलेजे के टुकड़े को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगा सकती है? मां हूं मैं उसकी। विवान की तरफ बढ़ती किसी भी मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। रिया ने 6 साल मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा, और आज इन 6 सालों की दबी ममता बाहर आ रही है। हमें कोर्ट में और मजबूती से जाना होगा स्वास्तिका। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती अब। और हाँ, इस वकील से कुछ नहीं हो रहा है। कोई बड़ा वकील करना होगा जो कोर्ट में साबित कर पाए कि विवान मेरा बेटा है। स्वास्तिका अंजलि को इस तरह जल्दी जल्दी बात करते देख समझ रही है कि उसके दोस्त के दिमाग में कितनी टेंशन है। वो बस किसी भी तरह अपने बेटे को पाना चाहती है। वो अंजलि से कहती है, ऐसा एक वकील है अंजलि, एडवोकेट भटनागर। वो बहुत बड़े वकील हैं। मैं भी उनसे अपॉइंटमेंट लेती हूँ। स्वास्तिका फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है। अंजलि की आंखों में फिर से एक विश्वास की चमक उभरने लगती है। गौतम के घर में एक नया खूबसूरत छोटा सा बेड कुछ मजदूर लेकर आ रहे हैं। उनके पीछे कुछ और सामान लेकर कुछ और लोग आ रहे हैं। गौतम उन्हें रूम की तरफ गाइड कर रहा है। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। वो मजदूरों से कहता है, आराम से लेकर चलो, टूटना नहीं चाहिए। तभी वो एक आदमी के हाथ में थमी चेयर की तरफ देखकर उसे रोकता है। अरे ये क्या? ये तो मरून कलर है। मैंने गुप्ता जी को साफ कहा था चेयर्स ब्राइट येलो कलर की होनी चाहिए। वो मजदूर घबरा जाता है। गौतम उसे कहता है, अभी तुरंत चेंज करके लाओ। मजदूर तेजी से बाहर भागता है। तभी लता देवी वहां आ जाती है। वो इतने सारे सामान को देखकर हैरान हो जाती है। वो गौतम को इतना खुश देखकर खुश होती है। फिर पास आकर कहती है, बेटा ये सब क्या है? नया कमरा, नया सामान? गौतम अपनी माँ को देखकर कहता है, ये नया कमरा वंश का है माँ, और ये सब सामान इस कमरे को सजाने के लिए। लता देवी उसे ऐसे देखती है जैसे कुछ समझ ना आया हो। गौतम कहता है, हाँ माँ, बहुत जल्द वंश भी इस घर में हमारे पास आने वाला है। अब मेरे दोनों बेटे मेरे पास होंगे। उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी होगी ना? कहकर वो मुस्कुराते हुए नए कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लता देवी के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। स्वास्तिका और अंजलि कोर्ट के कैंपस में ही बने एडवोकेट भटनागर के केबिन में बैठी थी। एडवोकेट भटनागर अंजलि की केस फाइल्स को ध्यान से पढ़ रहे हैं। अंजलि और स्वास्तिका भटनागर के जवाब का चुपचाप बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अंजलि मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि वो यहाँ से निराश ना लौटे। तभी वकील भटनागर फाइल को बंद करता है। अंजलि उत्सुकता से उसकी तरफ देखती है। भटनागर बोलना शुरू करता है, आई एम सॉरी, बट आपका केस तो बहुत वीक हो चुका है। अंजलि और स्वास्तिका एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं। भटनागर बोलना जारी रखता है, आप अपने दूसरे बेटे विवान की कस्टडी तो भूल ही जाइए। अभी तो आपको आपका पहला बेटा वंश को ही कोर्ट दे दे तो ये चमत्कार होगा। और मैडम, कोर्ट में ऐसे चमत्कार होते नहीं हैं। भटनागर केस की फाइल अंजलि की तरफ बढ़ाता है। अंजलि एकदम शॉक में है। वो निढाल सी हो गई है, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी ताकत एक झटके में खींच ली हो। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। स्वास्तिका उसकी ये हालत देखकर भटनागर से कहती है, भटनागर जी, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। मैंने आपको सारी कहानी बताई थी। आप जानते हैं अंजलि ही उन दोनों बच्चों की असली माँ है। फिर भी
आप इतने बड़े लॉयर हैं, कमजोर केस को मजबूत करना ही तो आपका काम है ना। कुछ कीजिए। भटनागर कहता है, मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ, पर कोर्ट को यकीन सिर्फ कागज पर लिखे शब्द पर होता है। माफ कीजिए, पर इस केस में कोई जान नहीं है। स्वास्तिका कुछ कहने को होती है, तभी अंजलि उसे रोक देती है और खड़ी होकर बाहर निकल जाती है। स्वास्तिका भी उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर निकल जाती है। अंजलि कोर्ट के कॉरिडोर में खोई खोई सी चली जा रही थी। उसके पीछे फाइल पकड़े स्वास्तिका चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपनी दोस्त को इस भंवर से बाहर निकाले। तभी अंजलि अचानक रुक जाती है। वो कॉरिडोर में बनी कानून की देवी की मूर्ति के सामने आती है। सफेद मूर्ति के एक हाथ में तराजू है और दूसरे में तलवार, और आंखों पर काली पट्टी बंधी है। अंजलि की आंखों में गुस्सा उभरता है। वो मूर्ति को देखकर गुस्से में कहती है, न्याय की देवी हो ना तुम? आंखों पर पट्टी बांध के कैसे न्याय कर सकती हो? स्वास्तिका उसे ऐसा कहते देख परेशान होने लगती है। अंजलि के मन का गुस्सा और दर्द आज न्याय की उस देवी के सामने उसकी आवाज और उसकी आंखों से झलक रहा था। अरे तुम तो खुद एक औरत हो, देवी हो, माँ हो, क्यों तुम मेरा दर्द नहीं समझ पा रही हो? लेकिन नहीं, तुमने इस काली पट्टी के पीछे छुपकर दिन को भी रात मान लिया है, सच को भी झूठ मान लिया है। इस तराजू के एक पलड़े को झूठ के सिक्कों से झुका दिया जाता है ताकि सच के पंखों को उड़ने से बांध दिया जा सके। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम अपनी आंखों की पट्टी को कभी नहीं खोलोगी। स्वास्तिका उसे पकड़कर संभालती है। चल अंजलि। वो अंजलि को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी एक आवाज से दोनों चौंकते हैं। क्या हुआ? नया वकील मिला क्या? सामने रिया खड़ी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही है। उसके ठीक पीछे प्रभाकरण भी खड़ा है। रिया अंजलि के पास आती है। अंजलि उसे देखकर और परेशान हो जाती है। रिया उससे दिखावे के अंदाज से कहती है, इन छोटे मोटे वकीलों के बस का कुछ नहीं है अंजलि। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें एक बड़े वकील से मिलवाती हूँ। डोंट वरी, मैं फीस भी कम करवा दूंगी। अंजलि इंसल्ट से तड़प उठती है। वो खींच कर कहती है, शट अप रिया, अपनी बदतमीज जुबान को काबू में रखो। मुझे जो भी करना पड़े मैं खुद कर लूंगी और अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर अंजलि जाने लगती है। स्वास्तिका भी उसके पीछे जाती है। रिया के चेहरे पर जानी पहचानी कुटिल मुस्कान तैरने लगती है। वो अंदर ही अंदर अपनी जीत की खुशी मना रही है। वो अंजलि को पीछे से आवाज देती है, तुम जानती हो अंजलि कि ये केस सालों साल चलेगा। तब तक तो बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे, तब शायद वो तुम्हें पहचाने भी ना। रिया की बात सुनकर अंजलि ठिठकती है। वो पलट कर रिया की तरफ घूमती है। स्वास्तिका और अंजलि दोनों रिया की नई चाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। रिया अंजलि से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हें दोनों बच्चे मिल सकते हैं। अंजलि के भाव एकदम से बदल जाते हैं। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागने लगती है। वो रिया की तरफ बढ़ती है। स्वास्तिका उसे रोकना चाहती है, पर अंजलि उसे सुन नहीं पाती। वो रिया के पास आती है। क्या ऑफर है तुम्हारे पास, बताओ। रिया उसे देखती है। वो एक पल सोचती है, फिर कहती है, मैं दोनों बच्चों को तुम्हें सौंप सकती हूँ, लेकिन अंजलि उसकी पूरी बात सुने बिना ही बोल पड़ती है। थैंक यू रिया, उसके बदले तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। रिया मुस्कुराती हुई बोली, एक हाथ से दो, दूसरे से लो। अंजलि अधीर हो रही थी। बोलना क्या चाहिए तुझे? रिया कहती है, डिवोर्स। तुम्हें गौतम को अपनी मर्जी से डिवोर्स देना होगा। अंजलि उसकी इस बात से थोड़ा चौंकती है। रिया कहती है, मुझे बच्चों से ज्यादा गौतम को पाने में इंटरेस्ट है। तुम मुझे गौतम सौंप दो और मैं तुम्हें बच्चे सौंप दूंगी। अंजलि के दिमाग में बहुत सारे विचार रेलगाड़ी की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अपने दोनों बच्चों को पाने का विचार धीरे धीरे बाकी विचारों पर हावी होने लगा। उसने रिया की आंखों में सच जानने की नियत से झांका और कहा, तू सच कह रही है ना रिया? अगर मैं गौतम को डिवोर्स दे दूंगी तो तू मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस कर देगी ना? रिया ने झट से
अंजलि के सिर पर हाथ रख दिया। तुम्हारी कसम दीदी, इधर तुमने गौतम को डिवोर्स दिया, उधर बच्चे तुम्हारे पास। तुम तो जानती हो ना, मुझे सिर्फ गौतम को पाना है। अंजलि के दिमाग में सिर्फ अपने दोनों बच्चे घूम रहे थे। वो बिना सोचे रिया से कहती है, ठीक है, मैं कल ही गौतम को डिवोर्स दे दूंगी। एंड डोंट वरी, उससे डिवोर्स पेपर पर भी साइन कराने का ट्राई करूंगी मैं। बस तुम अपनी बात याद रखना। रिया सीरियस होकर अंजलि की आंखों में देखती है। डन। गौतम डिवोर्स पेपर पर यूं साइन कर देगा। तुम बस काउंसलर को यही बोलना जो मैं बता रही हूँ। रिया अंजलि के कान में कुछ कहती है और निकल जाती है। अंजलि कुछ देर ऐसे ही खड़ी रह जाती है। तभी वो चक्कर आने से लड़खड़ा कर गिरने लगती है। स्वास्तिका तुरंत उसे संभालती है। अंजलि, क्या हुआ? अंजलि गहरी गहरी सांस ले रही थी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था, चक्कर आ रहा था। स्वास्तिका उसे धीरे से बेंच पर बिठाती है और कहती है, कितनी टेंशन ले ली है तूने दिमाग में, चक्कर तो आएगा ही ना, रिलैक्स कर थोड़ा। वो अंजलि का सिर अपने कंधे पर रखकर फाइल से उसके चेहरे पर हवा करती है। अगली सुबह अंजलि और गौतम काउंसलर के सामने बैठे हैं। अंजलि खोई खोई सी है। काउंसलर कुछ पूछ रहा है जिसे अंजलि सुन नहीं पाती। मिसेस अंजलि, काउंसलर की तेज आवाज के साथ अंजलि अपने ख्यालों से एक झटके से बाहर आ जाती है। काउंसलर पूछने वाला होता है, उससे पहले अंजलि झट से बोल पड़ती है, मुझे डिवोर्स चाहिए अभी। काउंसलर के साथ साथ गौतम भी चौंक जाता है। काउंसलर पूछता है, मिसेस अंजलि, आप श्योर तो है ना? अभी आपका काउंसलिंग पीरियड बचा हुआ है, आप लोग समझौता कर सकते हैं। मुझे कोई समझौता नहीं, बस तलाक चाहिए, अंजलि ने कहा। तो काउंसलर ने उसे कारण के बारे में पूछा और तब अंजलि के कानों में रिया के फुसफुसाए शब्द गूंजने लगे और वो बिना रुके बोलती चली गई, गौतम ने मुझ पर फिजिकल असॉल्ट किया है। गौतम एकदम से शॉक्ड हो गया। ये क्या कह रही है अंजलि? उसने तो कभी अंजलि के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया और ये फिजिकल असॉल्ट? गौतम के दिमाग में पटाखे फूटने लगे। उधर अंजलि किसी रोबोट की तरह बोले जा रही थी, पीटा है मुझे, इसलिए गौतम के साथ रहने में मेरी जान को खतरा है। मुझे अभी डिवोर्स चाहिए और एलिमनी में 50 करोड़ रुपए भी। ये सब कहकर उसने सामने रखे डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसका चेहरा एकदम सादे कागज सा खाली दिखाई दे रहा था। गौतम का गुस्सा भी बढ़ गया था। वो सोचने लगा, सही कहती थी रिया, अंजलि को सिर्फ पैसों से प्यार है। गौतम ने तुरंत डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। ये सब क्या हो रहा है विवान? हम दोनों को क्यों अलग कर रही है तेरी मम्मी? वंश फोन पर विवान से बात करते हुए कहता है, I really hate her। विवान दूसरी तरफ से कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये फाइट चल क्या रही है। वंश फिर कहता है, फाइट तो तेरी रिया मम्मी करती है। उसने हमारी मम्मी पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाया है कि उन्होंने तुझे किडनैप किया। विवान कहता है, मुझे भी अच्छी नहीं लगती रिया मम्मी, वो बस मुझे कमरे में ही रहने को कहती है। दादी भी उनकी बात मानती है और पापा भी। दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी के फैसले कुछ समझदार बड़े लोगों के हाथ में थे। इन मासूम दिलों की ख्वाहिश की खोज कोर्ट भी नहीं करेगा। दोनों जुड़वा थे। एक के मन पर जो असर होता वो दूसरे के मन पर भी छाप छोड़ता था। और आज दोनों जुड़वा भाई अपने बंटवारे की अबूझ पहेली को समझने की अनजान कोशिश कर रहे थे। वंश कहने लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या सच में मम्मी कहती है कि हम दोनों उनके ट्विंस बच्चे हैं? फिर विवान बोल पड़ता है, और पापा कहते हैं कि हम दोनों उनके और रिया मम्मी के बच्चे हैं। बट आई मिस यू भाई, मुझे तेरे साथ ही रहना है। मुझे भी भाई, पर कैसे? वंश अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मेरा तो दिमाग गोल गोल घूम रहा है, कैसे पता चलेगा सच क्या है? इसके जवाब में विवान कहता है, अब तो कोर्ट में जज अंकल ही असली सच का पता लगाएंगे, तभी हमें भी पता चलेगा। बड़ों के बड़े फैसलों और आने वाले भविष्य की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता उठते तूफानों से अनजान दोनों मासूम सच का इंतजार कर रहे थे। अंजलि ने कोर्ट में तलाक के लिए फाइनली साइन कर दिया है।
अंजलि ने अपनी तरफ का वादा पूरा कर दिया होता है। अब पारी होती है रिया को अपना वादा निभाने की। अंजलि और रिया एक कैफे में एक साथ बैठे थे। प्रभाकरण और स्वास्तिका उन्हीं के बराबर के टेबल में बैठे हुए थे। मैंने तुमसे जो कहा था वो पूरा किया। गौतम और मेरा तलाक रजिस्टर हो चुका है। अब जल्दी से विमान मुझे सौंपो। अंजलि सामने बैठी रिया से कहती है, जो अपने कॉफी मग में चीनी डाल रही होती है। रिया चीनी घोलते हुए कहती है, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? तुमने अपने लिए कॉफी नहीं मंगाई तो कम से कम मुझे तो पीने दो। चीनी घोलने के बाद वो कॉफी की सिप लेती है। अंजलि को गुस्सा आता है और वो उस पर भड़कती है। मैं यहाँ तुम्हें कॉफी पीता देखने नहीं आई हूँ, समझी? आराम से आराम से। रिया मग टेबल पर बड़े आराम से रखती है। वो जानती है कि अंजलि की मनोदशा इस वक्त क्या है, इसीलिए वो उसके मजे ले रही होती है। रिया के मन को अंजलि को इस तरह बेसब्र देखकर एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा होता है। जैसे मैंने कहा था मैं वैसे ही करूंगी दीदी, पर वैसा होने तो दो। रिया कहती है। अंजलि हैरत में पड़ जाती है। पास में बैठी स्वस्तिका के चेहरे पर भी वही भाव आ जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अंजलि पूछती है। रिया अगला सिप लेती है और फिर जवाब देती है, मैंने साफ साफ कहा था कि गौतम के साथ मेरी शादी होगी और मैं तुम्हें दोनों बच्चों की कस्टडी दे दूंगी। लेकिन क्या तुम्हें मेरी मांग में गौतम के नाम का सिंदूर दिख रहा है? अंजलि चुप रह जाती है। रिया उसे कहती है कि उनकी शादी होनी बाकी है। रिया अभी भी गौतम की लीगल वाइफ नहीं है। जैसे ही उनकी शादी होगी, 7 फेरे होंगे, दोनों बच्चे अंजलि के हो जाएंगे। तब तक उसे धैर्य बनाए रखना होगा। अंजलि के पास और कोई चारा नहीं होता है। वो शांत रहती है और रिया के चेहरे पर जीत की एक मुस्कान आ जाती है। वो अंजलि की बेबसी और कॉफी के मजे एक साथ लेती है। चिंता मत करो, मैंने जो वादा किया है वो जरूर निभाऊंगी। आखिर तुमने मेरी जिंदगी के 2 बड़े कांटे दूर किए हैं। रिया कहती है। अंजलि समझती है कि रिया विवान और उसकी ही बात कर रही है, क्योंकि गौतम को पाने के लिए उसे विवान को भी पालना पड़ रहा था। ममता जैसी कोई चीज तो कभी उसमें रही नहीं थी। कॉफी खत्म होती है और रिया अपनी जगह से खड़ी होती है। प्रभाकरण भी खड़ा होता है। स्वास्तिका अंजलि को देखती है, जो रिया को घूर कर देख रही है। रिया जाने से पहले कहती है, अपने दोनों बच्चे के घर आने की तैयारी करो, क्योंकि मैं गौतम के साथ शादी के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखने वाली। जल्द ही आऊंगी तुम्हारे पास अपनी शादी का कार्ड लेकर। रिया के चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखता है। बात पूरी करके वो और प्रभाकरण वहां से चलते बनते हैं। स्वास्तिका अंजलि के पास आती है, जिसकी अपनी ही बेबसी के एहसास की वजह से आंखें भर आई थी। स्वास्तिका उसे संभालती है और कहती है, बस बहुत झेल लिया है तुमने, लेकिन अब और नहीं। बच्चों के मिलने के बाद हम तुरंत ही ये शहर छोड़ देंगे और वापस चले जाएंगे। अंजलि अपने आंसू पोंछते हुए सिर हाँ में हिलाती है। इनके इन सब ड्रामों की वजह से हमारा जो फार्मा का मेन बिजनेस है उसमें हमें लॉस उठाना पड़ रहा है। स्वास्तिका आगे कहती है, ये पूरा केस स्वास्तिका और खासकर अंजलि को न सिर्फ भावनात्मक और मानसिक तकलीफ दे रहा था, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान करवा रहा था। उन्हें अपने सभी क्लाइंट्स को अलग अलग तरह के ड्रग मुहैया करवाने थे, लेकिन कुछ समय से वो डिलीवरी और क्वांटिटी की मांगों के अनुसार उसे पूरी नहीं कर पा रही थी। उन्हें अपने व्यापार को फिर से संभालना था। सही कह रही हो, विवान के मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अंजलि कहती है और स्वास्तिका उसे उठाकर अपने साथ लेकर वहाँ से जाती है। इधर कार में बैठते ही रिया अपनी योजना के दूसरे चरण की तरफ बढ़ती है। वो एक पेपर पर्स से निकालकर प्रभाकरण को देती है और कहती है, इस पेपर पर तुम्हें गौतम के दस्तखत लेने हैं। प्रभाकरण समझ नहीं पाता है और उस पेपर को देखता है। क्या है इसमें? कहता हुआ वो उसे पढ़ता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। मैडम, ये तो। रिया भी उसकी पूरी बात होने से पहले ही जवाब दे देती है, हाँ ये वही है, इसलिए तुम्हें इस पर गौतम के दस्तखत लेने को कह रही हूँ। एक बार इसमें साइन हो जाए तो मेरे जीवन का जंजाल छूटे, जो मैं 6 सालों से ढूंढती आ रही हूँ। रिया की इस बात से प्रभाकरण सहमा सा दिख रहा था। रिया ये समझ जाती है। क्या हुआ? बच्चों की कस्टडी अंजलि को सौंपने वाले पेपर पर दस्तखत लेने हैं। तुम्हारी जमीन जायदाद को अपने नाम करने वाले पेपर पर नहीं। फिर डर क्यों रहे हो? प्रभाकरण
अपनी चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि गौतम से इन पेपर पर साइन लेना कौन सा आसान था। अगर वो पढ़ लेता तो उसकी शामत आ जानी थी। उनकी चोरी पकड़ी जाती सो अलग। रिया प्रभाकरण से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि रिया के दिमाग में ये सब नहीं आया होगा? ऐसे खेल बचपन से खेलती आ रही है रिया। वो बड़े गर्व से कहती है। तो क्या सोचा है आपने? प्रभाकरण पूछता है। मालविका है ना? रिया कहती है और प्रभाकरण उसका आशय समझ जाता है। हालांकि उसे अभी भी हल्का सा डर है। मालविका गौतम की वफादार सेक्रेटरी थी। कागजातों पर दस्तखत लेने का काम उसी का होता था। गौतम बिना पेपर्स को पढ़े ही सिग्नेचर कर दिया करता था। अब बस इतना ही करना था प्रभाकरण को कि अगली बार मालविका के जाने से पहले उसकी फाइल में चुटकी से ये पेपर डाल देने थे। ऑफिस में पहुंचकर प्रभाकरण बस उसी एक लम्हे का इंतजार करता है जब मालविका अपने काम में लगी हुई होती है। सारे पेपर्स को एक बार चेक करने के बाद वो गौतम के केबिन की तरफ आगे बढ़ती है कि तभी प्रभाकरण उससे टकरा जाता है। मालविका के हाथ से फाइल गिर जाती है और पेपर्स बाहर निकल जाते हैं। क्या है ये प्रभाकरण, देखकर नहीं चल सकते क्या? मालविका प्रभाकरण पर तुनक जाती है और यहीं पर प्रभाकरण अपना काम कर जाता है जब वो अपने हाथ में रखे उस पेपर को भी चालाकी से जमीन में गिरा देता है। माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहते हुए प्रभाकरण उन कागजातों में अपना वाला पेपर डालने में सफल हो जाता है। उधर थोड़ी ही दूर से रिया सब देख रही होती है और मुस्कुरा उठती है क्योंकि उसका काम हो गया था। मालविका फाइल लेकर जाती है और गौतम से दस्तखत करवाती है। हमेशा की तरह गौतम इस बार भी बिना पढ़े सारे कागजातों पर सिग्नेचर कर देता है। प्रभाकरण ये सब बाहर से ही नोटिस कर रहा होता है। उसे सब दिख जाता है तो वो रिया को देखकर एक थम्स अप का संकेत करता है और उनके प्लान को पूरा होने पर मुहर लग जाती है। 2 दिन हो चुके होते हैं। अंजलि और स्वास्तिका अपने होटल में हैं और अपने क्लाइंट से बात कर रही थी। वो उनसे बिजनेस संबंधी बातें कर रही थी। माँ महालक्ष्मी देवी वंश के साथ खेल रही थी। तभी उनके रूम की घंटी बजती है। मैं जाती हूँ, कहकर महालक्ष्मी देवी दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोलती है। उनके सामने रिया खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक कार्ड था। रिया अपनी माँ को देखते ही मुस्कुरा उठती है। अरे माँ, आप यहाँ? क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं 2 कार्ड लेकर आती। बोलते हुए वो अंदर दाखिल हो जाती है। महालक्ष्मी देवी रिया को देखकर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं देती। वो चिढ़ जाती है और कहती है, क्या करने आए हैं तो यहाँ, और किस कार्ड की बात कर रही है? बताती हूँ, सब्र रखो माँ। रिया आगे बढ़ते हुए कहती है। इधर स्वास्तिका और अंजलि रिया को देखकर अपने अपने फोन रख देते हैं। रिया सीधे अंजलि के पास आती है और उसके हाथ में कार्ड थमाती है। ये लो, मेरी और गौतम की शादी का कार्ड। सबसे पहले तुम्हें ही दे रही हूँ। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो ये पॉसिबल हो पाया है। ये सुनते ही अंजलि समेत महालक्ष्मी देवी और स्वास्तिका भी झटका खा जाते हैं। वंश भी ये सब समझ रहा होता है। वो खेलना बंद कर देता है और उनकी बातें ध्यान से सुनता है। हालांकि सभी को पता था कि ये होगा, लेकिन जब ये सामने हो रहा था तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी होनी स्वाभाविक थी। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मुझे ये नसीब नहीं होता। अंजलि उस कार्ड को बस एक नजर देखती है और बिना कुछ कहे उसे एक तरफ कर देती है। मेरा बच्चा? अंजलि पूछती है। अरे, आज कार्ड मिला है, बस शादी होने वाली है, हुई नहीं है। जैसे हो जाएगी दे दूंगी तुम्हें तुम्हारा विवान। रिया बड़े ही नाटकीय ढंग से मजे लेते हुए अंजलि से कहती है। लेकिन एक और खुशखबरी भी है, कहकर वो अपने पर्स से एक पेपर निकालती है। ये देखो, गौतम का दस्तखत। अब दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। अंजलि ये सुनते ही खुश हो जाती है। स्वास्तिका भी खुश दिखाई देती है। अंजलि पेपर की तरफ हाथ बढ़ाती है कि रिया उसे अपनी तरफ करके वापस पर्स में डाल लेती है। अरे, इतनी जल्दी क्या है दीदी? जब दस्तखत करवा ही लिए हैं तो पेपर भी दे ही दूंगी। 1 स्टेप अ टाइम। तुमने उससे दस्तखत कैसे करवा लिए? कैसे मनाया गौतम को? स्वास्तिका पूछती है। इस पर रिया उसकी तरफ मुड़कर जवाब देती है। स्वास्तिका जी, आप आम खाइए ना, गुठली गिनने का काम रिया पर छोड़ दीजिए। स्वास्तिका का मुंह बंद हो जाता है। रिया अपनी माँ की तरफ मुड़ती है और कहती है, आपके लिए कार्ड तो नहीं लाई हूँ, लेकिन आप इस कार्ड को ही अपना इनविटेशन समझना। माँ, तेरे मुंह से तो माँ सुनना भी गाली सुनने के बराबर है। महालक्ष्मी देवी रिया को ताना मारते हुए कहती है, तो इसे गाली ही समझना, लेकिन शादी में आना जरूर।
आपके बिना शादी शादी कैसे लगेगी? वो उनके जख्मों में नमक छिड़कने लगती है। और दीदी, आप भी छोटी बहन की शादी में जरूर आना, देरी मत करना। अंजलि को भी उसकी बातें चुभ रही हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को दोनों बच्चों के मिल जाने के सुख में दबा रही थी। जरूर आऊंगी, अपना बच्चा चले जाना है मुझे। लेकिन आखिर तुमने गौतम को मनाया कैसे? अंजलि भी वही सवाल दोहराती है। अरे, फिर वही बात, तुम उसे छोड़ो। जानती हो ना कि तुम्हारी छोटी बहन जब कुछ करने की ठान लेती है तो किसी भी हद तक जा सकती है। वो वंश के गाल को पुचकारते हुए कहती है। वंश को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक सौतीली बहन भी तुझसे कई गुना बेहतर होगी रिया। पता नहीं वो कौन से नक्षत्र थे जब मैंने तुझे पैदा किया था। महालक्ष्मी देवी अपनी भड़ास निकाल देती है। रिया, जो इस वक्त तक मुस्कुरा रही थी, वो अचानक ही गुस्सा हो जाती है। मेरा दिमाग खराब मत करो माँ, मुझे आज खुशी चाहिए, आपकी फालतू की बकवास नहीं। वो उंगली दिखाकर बात करती है और फिर से अपना मूड सही करती है। खैर, मैं अब चलती हूँ। एक बार फिर कहूंगी, आना मत भूलना। कहते हुए वो वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद महालक्ष्मी देवी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और खुद को ही दोष देने लगती है कि तभी अंजलि आकर उन्हें संभालती है और शांत करती है। वो उन्हें अपने बच्चों के नाम पर मिलने वाली जीत की बात याद दिलाती है, तो जाकर माँ खुद को कोसना बंद करती है। वंश थोड़ा दुखी है, क्योंकि छोटे होने के बावजूद भी वो ये साफ समझ रहा होता है कि एक गलत इंसान की जीत हो रही है और इसकी कीमत बच्चों को अपने पिता से दूर होकर चुकानी होगी। अपने घर पहुंचकर रिया सबसे पहले अपनी अलमारी खोलती है और अंदर से एक शादी का जोड़ा निकालती है। इसके ऊपर एक मंगलसूत्र भी रखा हुआ होता है। पूरा कपड़ा प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। उस दिन मैं वही जोड़ा पहनूंगी जिसे पहनने का सपना देखा था, लेकिन दीदी ने पहन लिया। और मंगलसूत्र भी वही डाली जाएगी जो उनके गले में डाली गई थी। रिया बड़ी महत्वाकांक्षी नजरों से उस जोड़े और मंगलसूत्र को देखते हुए खुद से कहती है। इसके बाद वो एक नंबर पर फोन मिलाती है। उधर से फोन उठाने के बाद उसकी एक आदमी से बात होती है। ये उसी पंडित का घर होता है जिसने अंजलि और गौतम की शादी करवाई होती है। वो करने से मना करता है और बदले में अपनी बेटी को भेजने की बात करता है, लेकिन रिया जिद पर अड़ जाती है और उसी पंडित को तिगुने पैसे का लालच देकर मना लेती है। ये शादी नहीं, मेरी जीत का जश्न होगा दीदी, खुद से कहती हुई रिया शैतानी हंसी हंसती है।